देखो निषेचन को हम इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर होता क्या है? तो कहते हैं नर और मादा युग्मक है, उनका सम्मेलन होता है। उनका क्या होता है? सम्मेलन होता है। इससे हम कहते हैं द्विगुणित युग्मन बनता है। क्या मतलब है? द्विगुणित युग्मन बनता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? निषेचन। इसके अंदर कहते हैं 4 स्टेप है। कितने स्टेप होते हैं? 4। पहला स्टेप होता है सिनगेमी। कौन होता है भाई? सिनगेमी। दूसरा हम कहते हैं होता है आपका प्लाज्मोगेमी। कौन सा होता है भाई? प्लाज्मोगेमी। तीसरा होता है हम कहेंगे कैरियोगेमी। कौन होता है भाई? कैरियोगेमी। और चौथा होता है एम्फीमिक्सिस। कौन सा भी? एम्फीमिक्सिस। देखो सिनगेमी के अंदर क्या होता है? तो हम कहते हैं नर और मादा युग्मकों का संयोजन। ठीक है, तो हम कहते हैं इसके अंदर होता क्या है? नर और मादा युग्मकों का समेकन। ठीक है, प्लाज्मोगेमी के अंदर हमने ये दोनों के कोशिका द्रव्य का समीकरण होगा। इसका वही नर और मादा युग्मक है, इनकी कोशिका द्रव्य का समीकरण, उसको बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। तो हम कहेंगे युग्मकों की कोशिका द्रव्य का समीकरण, युग्मकों की कोशिका द्रव्य का समीकरण। बात करें कैरियोगेमी की, इसकी बात करें कैरियोगेमी, तो हम ये दोनों के केंद्रक द्रव्य का समीकरण। इसका भाई हम ये युग्मकों के केंद्रकों का समीकरण, युग्मकों के केंद्रकों का समीकरण। लास्ट वाला ये एम्फीमिक्सिस। कौन है भाई? एम्फीमिक्सिस। हम कहेंगे दोनों केंद्रकों के अंदर क्या है? गुणसूत्र। तो आपस में गुणसूत्र सम्मिलित होंगे, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एम्फीमिक्सिस। तो हम कहेंगे गुणसूत्रों का समीकरण। ये 4 प्रक्रियाएं जो आपके निषेचन के अंतर्गत आती है, जिसमें हम कहेंगे सबसे पहले नर और मादा युग्मक मिलेंगे, दोनों के पहले कोशिका द्रव्य मिलेंगे, कोशिका द्रव्य से हम कहेंगे केंद्रक भी आपस में मिलेंगे। ठीक है, और केंद्रक मिलने के बाद केंद्र कोई गुणसूत्र आपस में मिलेंगे और हम कहेंगे एक द्विगुणित जाइगोट का निर्माण। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि निषेचन होता क्या है? तो हम कहेंगे नर और मादा युग्मक। कौन से भाई? नर और मादा युग्मक के समेकन से द्विगुणित युग्मन का निर्माण होता है, युग्मन बनता है। इस प्रक्रिया को, ठीक है, इसको नर और मादा युग्मक समेकन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? समेकन की प्रक्रिया को कहते हैं हम निषेचन। कौन सा चन भाई? निषेचन कहते हैं। क्लियर बात है? किसी को डाउट? निषेचन की क्रिया विधि, निषेचन की क्रिया विधि। यानी कि मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जब शुक्राणु बनते हैं तो उनको एपिडिडाइमिस से रोकता है। कौन रोकता है? अधिनिषेध रोकता है। कौन रोकता है? वहां पर उनका कार्यात्मक परिपक्वता होता है, कार्यात्मक परिपक्वता। उनके ऊपर हम कहते हैं कुछ परतें लगा दी जाती है जिससे वो अपनी सक्रियता ज्यादा ना दिखाएं, क्योंकि उनको कहा जाता है कि अबे तुम्हें अभी तक तो बहुत दूरी तक जाना है और तुम अपनी ऊर्जा अगर ऐसे नष्ट कर दोगे तो आगे कैसे जा पाओगे। तो कहते हैं उनका वहां पर होता है डीकैपेसिटेशन। क्या होता है? डीकैपेसिटेशन। तो अब अगर इनको निषेचन करना है तो हम कहेंगे इनको वापस अपनी कैपेसिटी लानी होगी। ठीक है, तो हम कहेंगे निषेचन योग्य बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं योग्यता अर्जन। क्या बोलते हैं? तो हमारे पास पहला पॉइंट है वो है कैपेसिटेशन। क्या है? कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, यानी कि शुक्राणु का योग्यता अर्जन। क्या बोलते हैं इसको भाई? शुक्राणु का योग्यता अर्जन, योग्यता अर्जन। ठीक है, हम कहते हैं कि शुक्राणु का कार्यात्मक परिवर्तन कहाँ होता है भाई? कार्यात्मक परिवर्तन कहाँ होता है भाई? एपिडिडाइमिस। अब हम कहते हैं कि अगर इनको निषेचन योग्य बनाना है तो निषेचन योग्य कहाँ बनेंगे? तो हम कहेंगे इनके ऊपर कुछ सक्रिय स्थल होंगे। ठीक है, और वो सक्रिय स्थल कैसे हटेंगे? हम कहेंगे इसके योनि के अंदर कुछ रसायन सक्रिय होंगे। क्या होंगे? योनि में कुछ रसायन आएंगे, उन रसायनों को ये ग्रहण करेगी और ग्रहण करते ही हम कहेंगे वो सक्रिय स्थल खुल जाएंगे। यानी ऊपर जो कवरिंग थी कवरिंग कर देगी, सक्रिय स्थल है वो सक्रिय हो गए और सक्रिय होते ही ये भागेगी अंडाणु की तरफ। किसकी तरफ भागेगी? अंडाणु की तरफ। इसी को हम क्या कहते हैं?
अरे योग्यता ठीक है। तो हम कहते हैं कि कार्यात्मक परिवर्तन होता है एपीडी डायमेंशन और यही पे होता है इसका डीकैपेसिटेशन। क्या होता है भाई? डीकैपेसिटेशन। तो कहीं आपको ये भी पूछ सकते हैं कैपेसिटेशन कहां होता है, कहीं आप एपीडी डायमेंशन नहीं लिखते हैं इसलिए आपको अलग से बताएंगे कि यहां पड़ता है डीकैपेसिटेशन। क्या होता है? डीकैपेसिटेशन। हम कहते हैं शुक्राणु का योग्यता अर्जन होता है योनि में। क्या होता है? शुक्राणु का योग्यता अर्जन मादा की योनि में होता है। किसकी योनि में होता है? तो योनि तो मादा की होगी, पुरुष की थोड़ी होगी। ठीक है, हम कहते हैं योनि में होता है। ना भाई योनि में। ठीक है, अब देखिए हमने कहा इसके अंदर होगा क्या, हम कहेंगे इसकी सक्रिय स्तर को सक्रिय किया जाएगा। क्या जाएगा? तो हम कहेंगे सक्रिय स्तर को जो आवरण है उसको हटाया जाएगा। तो हम कहेंगे सक्रिय स्तरों को अनावृत किया जाता है। क्या कहते हैं भाई? अनावृत किया जाता है। अब क्या होगा जब अनावृत करेगा तो योनि को और गर्भाशय को लगेगा भाई यार इनमें से एक शुक्राणु तो काम ही नहीं है, ये शुक्राणु तो काम ही नहीं है। तो वो क्या करेंगे? इन शुक्राणुओं का भक्षण कर देंगे। जो काम के नहीं होंगे उनको पहले भक्षण कर लिया जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे इस प्रक्रिया के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान भाई योग्यता अर्जन के दौरान, इसके दौरान भाई योग्यता अर्जन के दौरान कई सारे शुक्राणु कौन भाई? कई सारे शुक्राणु योनि तथा गर्भाशय द्वारा भक्षित कर लिए जाते हैं। क्लियर भाई बात? अरे क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट है? नो डाउट। अब देखो इसके बाद में क्या होगा, हम कहेंगे युग्मक एक दूसरे के समीप आएंगे। क्या आएंगे भाई? समीप। हम कहेंगे युग्मक आएंगे एक दूसरे के समीप, उसको बोलते हैं हम एप्रोक्सीमेशन। क्या होता है? एप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स। क्या होता है भाई? एप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स। यानी हम कहेंगे युग्मकों का आसपास आना, आसपास आना। अब होगा क्या, हमने कहा योनि से हमारे शुक्राणु हो गए होने की हो गए। हालांकि आप कई बड़ी बुकों में देखोगे तो आपको पहले एप्रोक्सीमेशन बताएंगे, बाद में योग्यता अर्जन बताएंगे। तो वो कह रहे हैं कि शुक्राणु अंडाणु पास में आ गई और इसका योग्यता अर्जन बताना योनि में। तो भाई साहब मेरे हिसाब से पहले योनि में योग्यता अर्जन होता है, उसके बाद में फैलोपियन ट्यूब में दोनों मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने पढ़ाया ये। ठीक है, नहीं तो आप किसी भी बड़ी बुक में देखोगे तो आपको पहले ये दिया करेगा, उसके बाद में ये दिया। ठीक है, मेरे हिसाब से पहले ये पढ़ना चाहिए, उसके बाद ये पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब हम कहेंगे जैसे शुक्राणु भागता आया फैलोपियन ट्यूब में, आया भी फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में, किसमें? एम्पुला में। उधर से आया सेकंड ओसाइट, कौन है भाई? सेकंड ओसाइट। अब दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, मिलके कुछ बातचीत करेंगे। बातचीत क्यों करेंगे? क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी थी कि पराग स्त्री के साथ संघर्ष। अरे पढ़ रखी है भाई? वहां पर हम कहते हैं उन दोनों के द्वारा कुछ प्रोटीन पदार्थ निकलते हैं। तो हम कहेंगे इनके द्वारा भी कुछ प्रोटीन पदार्थ निकलेंगे, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन होंगे, कुछ अन्य प्रोटीन होंगे, वो आपस में क्रिया करेंगे। तो हम कहते हैं अंडे के पास में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम था फर्टिलाइजिंग। क्या नाम होता है? फर्टिलाइजिंग। और अपने शुक्राणु के पास होती है एंटी फर्टिलाइजिंग। कौन होती है? एंटी फर्टिलाइजिंग। दोनों आपस में क्रिया करेंगे। दोनों ने बातचीत की, लगा भाई ठीक है, दोनों एक दूसरे से मिल गए। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? निषेचन या सीड। क्या बोलते हैं? सीड। अब क्या होगा, इनके हम कहेंगे अंदर जाकर केंद्रकों का मिलन होगा। केंद्रकों का मिलन। अब केंद्रकों का मिलन होगा, उससे पहले हम कहेंगे जो अंडे के बाहर की झिल्लियां उनको गलाया जाएगा। उनको गलाने के लिए हम कहेंगे कई एंजाइम जैसे हाई एल्यूरोलिडेज। कौन सा है? हाई एल्यूरोलिडेज। वो गलाएगा कोरोना रेडिएटा। किसको गलाएगा? कोरोना रेडिएटा। उसके अंदर एक एंजाइम होता है एक्रोसिन। कौन होता है? एक्रोसिन। वो अपनी गलाएगा जोना पेलोस। उसको जोना पेलोस। तो हम इसके अंदर क्या होता है तो ये लिख लेते हैं। तो कहते हैं युग्मकों के पास आने में क्या होता है, तो हम कहेंगे कि नर का शुक्राणु, किसका शुक्राणु भाई? शुक्राणु तो नर का ही होता है। नर का शुक्राणु योनि कोमा गर्भाशय से होते हैं। किससे होते हुए? योनि या गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। कहां पहुंचता है? फैलोपियन नलिका तक पहुंचता है। नलिका तक पहुंचता है। इसी समय अंडाशय द्वारा मुक्त कौन होगा भाई? अरे अंडाशय किसको मुक्त करता है? अरे द्वितीयक oocyte अंडाणु नहीं बोलेगा कोई भी, गधा ध्यान रखना। द्वितीयक oocyte भी यदि किसी स्थल पर पहुंच जाए, यदि किसी स्थल पर पहुंच जाए तो अगर पहुंच गया तो क्या होगा, तो हम कहेंगे ये है हमारा सेकेंडरी oocyte। कौन है भाई? सेकेंडरी oocyte, जिसको हमारी एनसीईआरटी बोलती है अंडा। क्या बोलती है भाई? ये है अंडा। क्या है भाई? अंडा। इसके पास में एक प्रोटीन है। कौन है भाई? प्रोटीन है, और वो है ग्लाइकोप्रोटीन टाइप की। कौन सी है भाई?
ग्लाइकोप्रोटीन लाइसिन होने के लिए ये है इसके ऊपर प्रोटीन कौन है भाई प्रोटीन इस प्रोटीन का नाम है फैटी लाइसिन क्या नाम है भाई फैटी लाइसिन हालांकि इसके ऊपर नहीं होती इसमें से थोड़ी बहुत निकल जाती है मैंने आपको बता दिया भाई इसके ऊपर है ठीक है इसके अंदर से थोड़ी बहुत निकल जाएगी आपको समझा नहीं कि इसके पास फैटी लाइसिन है क्योंकि इसमें सर अगर मैं यहाँ सर यहाँ से निकाला सर अगर इसको यहाँ आया तो ये मैंने बता दिया इसके ऊपर हो ठीक है हमने कहा इसके पास एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है फैटी लाइसिन कौन है भाई और ये एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है इस प्रोटीन में ग्लाइकोप्रोटीन ठीक है अब हमारा आ रहा है राजा बाबू सिकंदर ठीक है इसका नाम है स्पर्म क्या नाम है इसके पास में एंटी फर्टिलाइजिंग कौन है भाई ये है एंटी फर्टिलाइजिंग अब इन दोनों के अंदर क्या होगी भाई रिएक्शन होगी क्या होगी भाई रिएक्शन ठीक है हमें पता है जब एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में मिलते हैं तो हम कहते हैं एक ग्लूटिनेशन प्रकार की क्रिया कैसे होती है एक ग्लूटिनेशन यानी समूहन प्रकार की कैसी भाई हम यहां पर इन दोनों का क्या हो जाएगा समूहन हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई समूहन यानी एक ग्लूटिनेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई एक ग्लूटिनेशन क्लियर है आपको अरे यहां पर डाउट किसी आपको एक यानी अंडाणु का भेदन अंडाणु का क्या हो जाएगा भेदन क्योंकि तीसरा स्टेप है जिसका नाम है पेनिट्रेशन ऑफ एग पेनिट्रेशन ऑफ एग यानी कि अंडाणु का भेदन किसका भेदन है भाई अंडाणु का भेदन अब देखो भाई सुन लो भाई अंडाणु के भेदन के लिए हम कहते हैं कि अपने शुक्राणु के जो एक्रोसोम है भाई एक्रोसोम एक्रोसोम के नाम कहते हैं कुछ स्पर्म लाइसिन एंजाइम होते हैं कौन होते हैं भाई स्पर्म लाइसिन और कहेंगे अपना जो एक्रोसोम है कौन है भाई एक्रोसोम में कुछ लाइसिन एंजाइम कैसे है भाई लाइसिन एंजाइम ठीक है वो क्या करते हैं अंडाणु की झिल्ली को भुलाने का काम करते हैं ठीक है या उस झिल्ली को हम कहते हैं तोड़ने का काम करते हैं ठीक है तो हम कहेंगे अंडाणु झिल्ली को एंजाइम है वो अंडाणु झिल्ली को घोलने का काम करते हैं किसका काम करते हैं भाई घोलने का काम करते हैं अभी मैं कौन कौन से एंजाइम है हम कहेंगे एक एंजाइम का नाम है हाई एल्यूरोनिडेज क्या नाम है भाई हाई एल्यूरोनिडेज ठीक है एक का नाम है एक्रोसिन क्या नाम है भाई एक्रोसिन ठीक है ये हाई एल्यूरोनिडेज है ये तो हम कहेंगे आपको चलाएगा कोरोना रेडिडा बोलेगा भाई कोरोना रेडिडा और जोना पेलुसिडा को कौन कहलाता है भाई एक्रोसिन ठीक है लेकिन इससे पहले ये क्या करेगा तो अंडाणु के पास में कुछ रिसेप्टर होते हैं कौन होते हैं भाई रिसेप्टर तो हमने कहा भाई जैसे ये है अंडाणु कौन है भाई अंडाणु इसके पास ये है ZP3 कौन है भाई ZP3 ग्रह कौन है भाई ZP3 ग्रह तो इसके जोना पेलुसिडा से जुड़े किससे जुड़े भाई जोना पेलुसिडा से जुड़े यहां पर हमने ये शुक्राणु आ रहा है कौन आ रहा है भाई शुक्राणु आ रहा है तो ये हमने कहा ये है शुक्राणु कौन है भाई शुक्राणु आया इसने ZP3 रिसेप्टर से बंधा सबसे पहले कोरोना रेडिटा को गलाया था और अब ये ZP3 से बन के कोरोना रेडिटा को गलाने के बाद किसको गलाएगा जोना पेलुसिडा किसको गलाएगा भाई जोना पेलुसिडा अब जैसे जोना पेलुसिडा को ये गलाएगा ठीक है तो हम कहेंगे यहां पर एक निषेचन शंकु बन जाएगा क्या बन जाएगा निषेचन शंकु तो हम कहेंगे जैसे ये जोना पेलुसिडा गलाएगा तो हम कहेंगे अंडाणु की झिल्ली पर या अंडाणु और शुक्राणु के मिलन स्थल पर हां भाई अगर मान लो यहां पर मिलने तो यहां पर हम कहेंगे एक निषेचन शंकु बन जाएगा यहां पर मिलने तो हम कहेंगे यहां पर निषेचन शंकु बन जाएगा ठीक है तो हम कहेंगे अंडाणु कोमा शुक्राणु के संयोजन स्थल पर निषेचन शंकु बन जाते हैं कौन बन जाते हैं भाई निषेचन शंकु बन जाते हैं अब क्या होगा भाई अब एक प्रक्रिया होगी जिसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस क्या बोलते हैं भाई फेगोसाइटोसिस उस फेगोसाइटोसिस में क्या होगा कि पूरा का पूरा शुक्राणु है वो अंडाणु द्वारा अंदर ले लिया जाएगा अधिकतर जंतुओं में हम कहते हैं खाली सिर और मध्य खंड जाता है लेकिन मानव के अंदर पूरा का पूरा शुक्राणु वो अंडाणु द्वारा अंदर ले लिया जाता है ठीक है तो हम कहेंगे जैसे निषेचन शंकु बने उसके बाद हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस की तरह किसकी तरह भाई फेगोसाइटोसिस क्रिया द्वारा पूरा शुक्राणु अंडाणु में समाहित हो जाता है अंडाणु में समाहित हो जाता है अब अंडाणु में समाहित हो गया तो हम कहेंगे अंडाणु की जो जोना पेलुसिडा है वो एकदम कठोर बन जाएगी अंडाणु की झिल्ली का हो जाएगा V ध्रुवण क्या हो जाएगा अंडाणु झिल्ली का V ध्रुवण हो जाएगा जोना पेलुसिडा कठोर बन जाएगी और इसके बाद हम कहेंगे अवकाश होता है जिसको बोलते हैं परिकीर्तिकीय अवकाश क्या बोलते हैं भाई परिकीर्तिकीय अवकाश प्रीविटेलाइन स्पेस क्या बोलते हैं भाई प्रीविटेलाइन स्पेस वहां पर हम कहते हैं होती है कुछ कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या होती है भाई
कोर्टिकल कणिकाएं। क्या होती है? कोर्टिकल कणिकाएं। वो एकदम कठोर आवरण बना लेगी। क्या बना लेगी? कठोर आवरण, जिससे दूसरा शुक्राणु है वो प्रवेश ना कर सके। ये हम कहते हैं पॉलीस्पर्मी को रोकने का काम करती है। किसको रोकती है भाई? पॉलीस्पर्मी। ठीक है, हम कहेंगे जैसे ही अंडाणु के अंदर शुक्राणु गया, कौन गया भाई? शुक्राणु गया। ठीक है, तो अब होगा क्या? तो हम कहेंगे जोनो पेलुसिडा में होगा विध्रुवण। क्या होगा भाई? जोना पेलुसिडा में विध्रुवण। तो हम कहेंगे अब होगा अंडाणु झिल्ली में विध्रुवण। क्या होगा भाई? अंडाणु झिल्ली का विध्रुवण। ठीक है, कोमा हम कहेंगे कोर्टिकल कणिकाएं सक्रिय हो जाएगी। कौन हो जाएगी? कोर्टिकल कणिकाएं सक्रिय। अब कोर्टिकल कणिकाएं सक्रिय हो गई तो हम कहेंगे जोना पेलुसिडा हो गई कठोर। कैसे हो गई भाई? जोना पेलुसिडा हो गई कठोर। जब ये कठोर हो गई तो हम कहेंगे अन्य शुक्राणु का प्रवेश नहीं करने देगी। अन्य शुक्राणु का प्रवेश नहीं करने देगी। ठीक है, यानी हम कह रहे हैं एक से ज्यादा शुक्राणु को प्रवेश करने से रोकती है, और एक से ज्यादा शुक्राणु के प्रवेश करने को हम बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। क्या बोलते हैं? पॉलीस्पर्मी। तो हम कहेंगे ये क्या करती है? पॉलीस्पर्मी को रोकती है। किसको रोकती है? पॉलीस्पर्मी को रोकती है। हुआ क्या है एक बार वापस देखो। हमने कहा सबसे पहले शुक्राणु ने योग्यता अर्जन किया। क्या किया भाई? योग्यता अर्जन कहाँ हुआ? योनि में। कहाँ हुआ भाई? योनि में। उसके ऊपर जो आवरण थे उनको हटाया गया, इसके सक्रिय स्थलों को मुक्त किया गया। अब सक्रिय स्थल मुक्त हुए, ठीक है, तो हम कहेंगे शुक्राणु फटाफट भागा। ठीक है, और अंडाणु के पास पहुंच गया। ठीक है, अंडाणु के पास थी फर्टिलाइजिंग। कौन थी? फर्टिलाइजिंग। शुक्राणु के पास में एंटी फर्टिलाइजिंग। कौन है भाई? एंटी फर्टिलाइजिंग। दोनों के बीच में हुआ एग्लूटिनेशन। क्या हुआ भाई? एग्लूटिनेशन, यानी समूहन किया, एक दूसरे के पास आके। जैसे ही पास में आए तो हमने कहा शुक्राणु के पास में एक क्रोमोसोम। कौन है भाई? एक्रोसोम। इसके अंदर है लाइसिन एंजाइम। कौन है भाई? लाइसिन एंजाइम। जिनमें एक का नाम है हाई एल्यूरोनिडेज। क्या नाम है भाई? हाई एल्यूरोनिडेज। ये हम कहेंगे अंडे की कोरोना रेडिटा को गलाएगा। किसको गलाएगा भाई? कोरोना रेडिटा। एक्रोसिन है। कौन है भाई? एक्रोसिन। ये गलाएगा जोना पेलुसिडा को। किसको गलाएगा भाई? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा को गलाने के लिए ये हम कहेंगे ग्राही से बंधेगा, जिसका नाम होगा ZP3 ग्राही। क्या नाम होगा? ZP3 ग्राही। जैसे हमने कहा जोना पेलुसिडा गल गई, ठीक है, तो हम कहेंगे अब अंडाणु और शुक्राणु जहां पर मिल रहे थे वहां पर हम कहेंगे एक शंकु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शंकु बन जाएगा। उसको हम कहेंगे निषेचन शंकु। क्या बोलेंगे? निषेचन शंकु। अब जैसे निषेचन शंकु बना तो हम कहेंगे अंडाणु उसको पहले धीरे-धीरे न्योता देगा। जैसे आपने देखा ना कि अगर किसी गाय को या बैल को बांधना हो तो अपने धीरे-धीरे उसके सामने रोटी करते हैं। वो बेचारा जैसे उस रोटी के चक्कर में आता है, देख रहे हैं ऐसे और बांध के छोड़ देते हैं। तो इसको बेचारे को पहले निषेचन शंकु दिखाया गया शुक्राणु को। शुक्राणु ने सोचा कोई अपनी जैसी कोई चीज है ऊपर की ओर आ रही है। शुक्राणु जैसे ही पास में गया, इसको फेगोसाइटोसिस के द्वारा पूरा का पूरा अंदर खींच लिया गया। अब अंदर खींच लिया गया तो हम कहेंगे जैसे अंदर आया तो अंडे की झिल्ली के अंदर विध्रुवणता आ गई। क्या आ गई? विध्रुवणता। जैसे झिल्ली विध्रुवण हुई हम कहेंगे इसके प्रीविटल स्पेस के अंदर पाई जाती थी कोर्टिकल कणिकाएं। कौन थी भाई? कोर्टिकल कणिकाएं। वो सक्रिय हुई। वो क्या हुई? सक्रिय। ठीक है, और ये दोनों पेलुसिडा को एकदम कठोर बना देती। कैसा बना देती? कठोर बना देती। इसको हम बोलते हैं निषेचन झिल्ली। क्या बोलते हैं भाई? निषेचन झिल्ली। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे जो कठोर आवरण बना है ये क्या है? निषेचन झिल्ली। हम कहते हैं कि यहाँ पर हो रहा है निषेचन झिल्ली का निर्माण। किसका निर्माण हो रहा है? निषेचन झिल्ली का निर्माण। अब निषेचन झिल्ली बन गई तो हम कहेंगे अन्य शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाएगा, यानी एक से ज्यादा शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाएगा। एक से ज्यादा शुक्राणु के प्रवेश को हम बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। क्या बोलते हैं? पॉलीस्पर्मी। तो हम कहेंगे ये किसको रोक रहा है? पॉलीस्पर्मी। क्लियर है बात यहाँ तक? अरे कोई डाउट यहाँ तक? चलो पॉइंट है अंडे का सक्रिय होना। अंडे का सक्रिय होना, तो इसी देर के अंडा निष्क्रिय था है भाई। तो कह रहे सक्रिय तो था लेकिन सेकेंडरी oocyte फॉर्म में था। किसकी फॉर्म था? सेकेंडरी oocyte फॉर्म में। अभी तक ओवम नहीं बना। क्या नहीं बना भाई? तो निकल गया है सेकेंडरी oocyte। कौन है भाई? सेकेंडरी oocyte। इसके पास माया कौन है भाई? इसके पास माया इसका दामाद, इसका नाम है स्पर्म। क्या नाम है भाई? स्पर्म को बोलते हैं शुक्राणु। बोलते हैं भाई शुक्राणु। ये क्या करेगा? इसके अंदर एक फैक्टर था जिसको नाम देते हैं मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। क्या नाम देते हैं? मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। ये क्या करेगा? इस फैक्टर को बदल देगा एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। इसमें बदल देगा भाई एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। इससे क्या होगा? हम कहेंगे हमारा जो सेकेंडरी oocyte है जो कि मेटाफेज सेकंड में रुका हुआ था। कहां रुका था? मेटाफेज सेकंड में रुका हुआ था। ये हम कहेंगे अब एनाफेज में आ जाएगा, और एनाफेज में आने के बाद भी इसको विभाजन से रोकने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, इस समय हम कहेंगे कि ये जो अंडे की झिल्ली है, कौन है भाई? अंडे की झिल्ली। ये हम कहेंगे कि आपके कैल्शियम और हाइड्रोजन के लिए अत्यधिक पारगम्य हो जाती है। किसके लिए पारगम्य हो जाती है? हाइड्रोजन और कैल्शियम के लिए अत्यधिक पारगम्य हो जाती है। के लिए अत्यधिक पारगम्य हो जाती है।
अब हम कह रहे हैं कि ये जब विभाजन करेगा तो हम कहेंगे इसकी उपापचय दर बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, ये विभाजन करा तो इसकी उपापचय बढ़ेगी, तो हम कहेंगे इस समय अंडे की उपापचय बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? अंडे की मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? या मेटाबॉलिज्म उपापचय बढ़ जाती है। क्लियर बात? ठीक है, अब क्या होगा भाई? अब हमने कहा अंडा सक्रिय हो गया, यानी शुक्राणु इसके अंदर जा चुका है। ठीक है, शुक्राणु इसके अंदर जा चुका है। अब क्या होगा? इनके पराग केंद्रक है, इनका समेकन होगा। क्या होगा भाई? इनके केंद्रक होगा सम्मेलन और उभय मिश्रण। क्या होगा भाई? उभय मिश्रण। तो हम अगला पॉइंट लिखेंगे कि युग्मक पराग केंद्रों का समेकन लिखेंगे भाई, पराग केंद्रकों का सम्मेलन। छठा है पांचवा, तो ये पराग केंद्रों का समेकन तथा उभय मिश्रण लिखेंगे भाई, उभय मिश्रण यानी एपोमिक्सिस। क्या पढ़ेंगे हम? एपोमिक्सिस एंड मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस। यस सर। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हम क्या कहेंगे? इसके अंदर हम कहेंगे कि जैसे ही ये विभाजन पूरा हुआ है, अरे इधर सुन लो रे पहले बात, जैसे इसके अंदर विभाजन पूरा हुआ, सेकेंडरी उस साइड से ओवम बना। क्या बना भाई? ओवम बना। तो ओवम बनते ही हमने कहा कि जो अंडाणु है, ठीक है, उसका केंद्र के ओवम के छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। उन टुकड़ों को हम बोलते हैं केरियोमियर्स। क्या होता है? केरियोमियर्स। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि ये भी हो सकता है भाई, जैसे शुक्राणु अंडाणु को टच करता है, हम कहते हैं इसके अंदर द्वितीयक ऊतक है, ओवम में बदल जाता है। तो हो सकता है अंडाणु धोखा कर ले, इसको बेचारे को बाहर से टच करा के बाहर से भेज दे, बोले मैं तो अंदर लूंगा ही। तो ये धोखे से बचने के लिए क्या है, भगवान ने ऐसा प्रोसेस बना दिया कि जैसे वो टच करेगा, ये विभाजन करेगा, तो इसके केंद्र के वो छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। अब इसको अगर आगे से ढंग से विभाजन करना है तो उसके शुक्राणु के तारक काय की जरूरत पड़ेगी। किसके पड़ेगी? तारक काय की, जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? जब तक सेंट्रियोल आके अपने तर्कतंत्र तो इनको नहीं देगा, ये आगे विदलन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम कहेंगे जैसे ही क्या होता है भाई? जैसे ही द्वितीयक ऊतक होने भाई, द्वितीयक ऊतक से अंडाणु एवं द्वितीयक ध्रुवीय पिंड बनता है। कौन होता है? द्वितीयक ध्रुवीय पिंड बनता है। तो इस दौरान निर्मित द्वितीयक अंडाणु का, जैसे अंडाणु लिख देते हैं, द्वितीयक नहीं जरूरत नहीं है, तो हम कहेंगे अंडाणु का केंद्रक छोटे-छोटे छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। इन खंडों को हम बोलते हैं केरियोमियर्स। क्या बोलते हैं? इन खंडों को केरियोमियर्स कहते हैं। इसी समय क्या होगा भाई? शुक्राणु अंडाणु के अंदर आ चुका है, वो क्या करेगा? अंडाणु का जो प्लाज्मा है उसको बोलते हैं ऊप्लाज्म। क्या बोलते हैं? ऊप्लाज्म। तो वो ऊप्लाज्म के अंदर जो वाटर है, उस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके क्या करेगा? फूल जाएगा, और फूल के अपने बाहर की झिल्ली को नष्ट कर लेगा, फट जाएगा। ठीक है, तो हम ये इसी समय ऊप्लाज्म में उपस्थित शुक्राणु का शीर्ष जलीय पदार्थ अवशोषित कर फूल जाता है तथा अपनी प्लाज्मा झिल्ली को हटा लेता है। चलो कर देंगे।